वेरी गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स। बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की, अर्थात उन सभी आवश्यक ऐतिहासिक फैक्ट्स की और घटनाओं की जो आपकी सभी आगामी गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ हम लेके आएंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सेशन के अंत में। आप अवश्य ही इनको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि ये आज के डिस्कस्ड सभी फैक्ट्स पे बेस्ड हैं और इसीलिए इनसे आपको एग्जाम्स में बहुत मदद प्राप्त होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की दिनांक अर्थात 11 जनवरी की दिनांक से जुड़े हमारे सभी इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक फैक्ट्स। और सबसे पहला फैक्ट यहां संबंधित है वर्ष 1859 से, जब लॉर्ड कर्जन द वाइसरॉय ऑफ इंडिया का जन्म हुआ था। लॉर्ड कर्जन, जिनका पूरा नाम है जॉर्ज नाथनियल कर्जन, वर्ष 1899 से लेके वर्ष 1905 तक भारत के वाइसरॉय नियुक्त हुए थे। उनका कार्यकाल कई महत्वपूर्ण घटनाओं से भरा हुआ था। 1891 में वह भारत के अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मतलब कि भारत के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश कैबिनेट में उप मंत्री बने और 39 वर्ष की आयु में 1899 में वह भारत के सबसे कम उम्र के वाइसरॉय बन गए थे। यह पद उन्होंने वर्ष 1905 तक संभाला। Curzon believed in a strong and centralized government and a powerful bureaucracy, और इनके मन में there was a strong belief in Britain's civilizing mission in India। इसी वजह से भारतवासियों को इनका एटीट्यूड बहुत बायस्ड और रेशियल लगा। इनकी कई नीतियां भी इसी कारण इंडियंस के वेलफेयर और इंटरेस्ट से मैच नहीं करती थी। एक मेजर फमीन हुआ था इनके कार्यकाल में जिसमें मिलियंस ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स इन इंडिया। भारत के तमाम हिस्से प्रभावित हुए और कर्जन ने इसके लिए एक कमीशन अपॉइंट की थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर एंटनी मैकडोनल, जिसका उद्देश्य था टू प्रोब इनटू द कॉजेज एंड सजेस्ट प्रिवेंटिव मेजर्स ड्यूरिंग द फेमिन। इनका एक और बहुत महत्वपूर्ण मूव था विच वाज द कैलकाटा कॉर्पोरेशन एक्ट 1899, जिसके अंतर्गत ही रिड्यूस द नंबर ऑफ इलेक्टेड लेजिस्लेचर्स टू डिप्राइव इंडियंस फ्रॉम सेल्फ गवर्नेंस। इनके कार्यकाल के दौरान एक बहुत ही भयानक प्लेग बीमारी भी फैली थी जिसके आउटब्रेक की रोकथाम करने के लिए इन्होंने आर्मी से मदद ली थी, लेकिन आर्मी के द्वारा जिस प्रकार रिलीफ ऑपरेशंस पहुंचाए गए वो भारतवासियों को रास नहीं आए। द एग्रेसिव कंडक्ट ऑफ द आर्मी वाज considered by Indians to be very very indignating and humiliating। बाल गंगाधर तिलक जी ने भी इस तरह के एटीट्यूड के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी और कड़ी निंदा करी थी। लेकिन अगर बात करी जाए कर्जन की सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज्ड पॉलिसी की, तो यहाँ नाम आता है पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 का। इस विभाजन का कारण तो दिया गया था एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, बिकॉज that time the undivided Bengal was a really large province। लेकिन रियलिटी में the intention of the government was to divide the Hindu and Muslim population which was living in that area, और ये ब्रिटिश सरकार की डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स के अंतर्गत था। इसी वजह से इसकी कड़ी निंदा हुई। There was a lot of revolt associated with this move in India, and in accordance with this, in 1911 finally this move was taken back। कई रिफॉर्म मेजर्स भी कर्जन के नाम से जुड़े हैं, जैसे कि 1900 में पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट पास कराई थी इन्होंने, जिसका उद्देश्य था पेजेंट्स की जमीन को मनी लेंडर्स से बचाना। इसी प्रकार से ही पास्ड इन 1904 द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट। An agriculture research institute was also established at Pusa in Bengal for the same purpose। Curzon appointed a commission under the chairmanship of Sir Andrew Fraser to suggest measures for improving police organization। इसी प्रकार he also decided to improve railway services in India and to make railways profitable to the government। इन्होंने यहाँ भी एक कमीशन बैठाई थी, लेकिन इस बार under the chairmanship of Mr. Robertson in 1901। 1901 में कर्जन ने एक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बुलाई थी शिमला की, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है इतिहास में, और इसके पश्चात एक यूनिवर्सिटी कमीशन भी अपॉइंट किया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ थॉमस रैलिग।
It was appointed in 1902, and on the basis of the report of this commission, the Indian Universities Act was passed finally in 1904. इन्होंने Monuments Act भी पास करवाया in 1904, and he is also responsible for having undertaken the restoration of Taj Mahal. इसके अलावा भी irrigation, military, secretariat reforms, इस प्रकार के कई changes इन्होंने अपने कार्यकाल में introduce किए थे. इसके पश्चात अब चल के देखते हैं आज का अगला fact, जो कि associated है with the year 1954, when the famous Indian Nobel laureate कैलाश सत्यार्थी was born. कैलाश सत्यार्थी एक भारतीय समाज सुधारक हैं जिन्होंने भारत में बाल श्रम के खिलाफ अभियान चलाया और शिक्षा के सार्वभौमिक अधिकार की वकालत करी है. He is the founder of multiple social organizations including बचपन बचाओ आंदोलन, Global March Against Child Labor, Global Campaign for Education and कैलाश सत्यार्थी's Children Foundation. वर्ष 1998 में सत्यार्थी ने बाल श्रम के खिलाफ ग्लोबल मार्च की कल्पना की और इसका नेतृत्व भी किया. बाल श्रम के सबसे बुरे रूपों के खिलाफ वैश्विक मांग को सामने लाने के लिए 103 देशों में 80,000 किलोमीटर लंबा मार्च निकाला. यह शोषित बच्चों की ओर से अब तक चलाया गया सबसे बड़ा सामाजिक आंदोलन बन गया. कैलाश सत्यार्थी has also served on the board and committee of several international organizations including the Center for Victims of Torture USA, the International Labour Rights Fund US and the COCOA Initiative. उन्होंने दक्षिण एशिया में बाल श्रम के उपयोग के बिना निर्मित किए गए रग्स, जिसको कि हम दरियों के नाम से भी जानते हैं, इनकी पहली वॉलंटरी लेबलिंग, मॉनिटरिंग एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम के रूप में गुडवीव इंटरनेशनल की स्थापना करी. In 2014, he was the co-recipient of Nobel Peace Prize along with Malala Yousafzai from Pakistan. Or the reason why he was chosen for this prestigious award was for their struggle against suppression of children and young people and for the right of all to education. उन्होंने कई और भी प्रतिष्ठित पुरस्कार पाए हैं, जैसे कि वर्ष 2018 में संतोखबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड and in 2019 मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस. इनके द्वारा लिखी गई कुछ जानी मानी किताबों का नाम भी मैं आपको बताती हूँ. और a very famous book written by him is Every Child Matters, Will for Children and बदलाव के बोल. अब इसके पश्चात चल के देखते हैं आज का अगला फैक्ट, जो कि एसोसिएटेड है वर्ष 1966 से, when former Prime Minister of India लाल बहादुर शास्त्री had passed away. On 11th January 1966, India's second Prime Minister Lal Bahadur Shastri died in Tashkent after signing the Tashkent Declaration with Pakistani President Ayub Khan. लाल बहादुर शास्त्री ने गांधी, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम को ज्वाइन किया था. He served as the president of Servants of the People Society, मतलब कि लोक सेवक मंडल founded by लाला लाजपत राय. In 1928, he became an active member of the Indian National Congress. उन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह में भी भाग लिया था in 1930 और he also participated in the Quit India movement and the individual सत्याग्रह. 1946 में जब इंटरिम सरकार बनी तो उन्हें यूपी का संसदीय सचिव बनाया गया और फिर वह गृह मंत्री भी बने. उन्होंने व्हाइट रेवोल्यूशन, जिसको कि हम श्वेत रेवोल्यूशन भी कहते हैं, उसको बढ़ावा दिया, जिसका उद्देश्य था दूध के उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाना. ये एक राष्ट्रीय अभियान था. इसके लिए आनंद गुजरात में अमूल दूध सहकारी का समर्थन किया इन्होंने और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का भी निर्माण करवाया. भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल वर्ष 1964 से लेकर 1966 तक था. शास्त्री also promoted the Green Revolution in India in 1965, which led to an increase in food grain production, especially in Punjab, Haryana and Uttar Pradesh. इन्होंने देश को इंडो-पाकिस्तान वॉर 1965 में लीड किया and he gave a very famous slogan which became very popular with people, known as जय जवान जय किसान. औपचारिक रूप से युद्ध का अंत
10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते के साथ हो गया था, लेकिन अगले ही दिन इनकी मृत्यु हो गई जब वह ताशकंद में ही थे। उनको पोस्टमसली भारत सरकार ने सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया था। इनफैक्ट आप ये भी याद रखिएगा दैट ही इज द फर्स्ट इंडिविजुअल जिनको पोस्टमसली यानी कि मृत्यु के पश्चात भारत रत्न मिला था। विद दिस अब चल के देखते हैं आज का अगला फैक्ट, जो कि है संबंधित 1966 से, मतलब कि सेम वर्ष से जब गुलजारी लाल नंदा वॉज अपॉइंटेड एज द एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लाल बहादुर शास्त्री जी के निधन के पश्चात। गुलजारी लाल नंदा एक इंडियन पॉलिटिशियन और इकोनॉमिस्ट थे जिनको लेबर इश्यूज और उससे संबंधित इश्यूज में महारत हासिल थी। He was the acting prime minister of India for 2 short periods following the deaths of Jawaharlal Nehru in 1964 and after Lal Bahadur Shastri's death in 1966। ब्रिटिश राज्य में नंदा 1937 में बॉम्बे विधानसभा के लिए चुने गए और 1937 से 1939 तक बॉम्बे सरकार के संसदीय सचिव के रूप में कार्य किया। वह भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के एक बहुत ही ज्यादा यूथ सपोर्टर थे और बाद में इन्हें अध्यक्ष भी बना दिया गया। In 1947, Nanda went to Geneva in Switzerland as a government delegate to the International Labour Conference. He worked on the Freedom of Association Committee of the conference and visited many European countries such as Sweden, France, Switzerland and many others. UK में इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा भी प्राप्त की इन लेबर एंड हाउसिंग इश्यूज और इन्होंने इसका अध्ययन किया by practically observing the conditions of labor in those countries। सितंबर 1951 में उन्हें भारत सरकार में योजना मंत्री नियुक्त किया गया। He led the Indian delegation to the Plan Consultative Committee held in Singapore in 1955 and the International Labour Conference held in Geneva in 1959। उन्हें 1997 में भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके पश्चात देखते हैं कौन सा अगला फैक्ट आज हमारे सामने है, और ये है वर्ष 2008 से संबंधित, जब जाने माने पर्वतारोही, एक्सप्लोरर एंड फिलैंथ्रोपिस्ट सर एडमंड परसिवल हिलरी पास्ड अवे। सर एडमंड परसिवल हिलरी न्यूजीलैंड के पर्वतरोही, खोजकर्ता और फिलैंथ्रोपिस्ट थे एंड 1953 में हिलरी और शेरपा पर्वतारोही टेंजिंग नॉर्वे माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाले पहले माउंटेनियर्स बने। वह जॉन हंट के नेतृत्व वाले एवरेस्ट के 9वें ब्रिटिश अभियान का हिस्सा थे। From 1985 to 1988, he served as New Zealand's High Commissioner to India and Bangladesh and concurrently as ambassador to Nepal. As a part of Commonwealth Trans-Antarctic Expedition, he reached the South Pole overland in 1958. उसके बाद he reached the North Pole, making him the first person to reach both the poles and summit Everest. 1953 में हिलरी को नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर नियुक्त किया गया और उन्हें उसी वर्ष महारानी एलिजाबेथ द्वितीय कोरोनेशन मेडल भी प्राप्त हुआ। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया conferred on him its second highest civilian award, the Padma Vibhushan, posthumously in 2008। 1992 के बाद से न्यूजीलैंड के $5 नोट में भी हिलरी को चित्रित किया गया, मेकिंग हिम द ओनली लिविंग पर्सन हु इज नॉट द हेड ऑफ अ स्टेट बट टू हैव अपीयर्ड ऑन न्यूजीलैंड्स बैंक नोट। इनके द्वारा लिखी गई कई फेमस किताबें भी हैं, जैसे कि नो लैटिट्यूड फॉर एरर, हाई इन द थिन कोल्ड एयर और स्कूल हाउस इन द क्लाउड्स। इन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बाद अब चल के देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आज हमारे सामने हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ है कि इन विच ईयर वाज पार्टीशन ऑफ बंगाल डन, मतलब कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष में हुआ था। ऑप्शंस आपके पास है ए 1901, बी 1905, सी 1906 और डी 1904। The next question says who is the author of the book Every Child Matters? पुस्तक Every Child Matters के लेखक कौन है? Is it A. दीप जोशी और B. मलाला यूसुफजई, C. कैलाश सत्यार्थी या D. शांता सिन्हा? अगला सवाल है who is the first person to have received भारत रत्न award posthumously?
पोस्टुमसली भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी गुलजारीलाल नंदा या डी पंडित भीमसेन जोशी? Question 4 says, who has served as the interim Prime Minister of India? 2 बार भारत के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के रूप में किसने सेवा की है? ए लाल बहादुर शास्त्री, बी गुलजारी लाल नंदा, सी मोरारजी देसाई या फिर डी चंद्रशेखर? एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज रिटन द बुक नो लैटिट्यूड फॉर एरर? नो लैटिट्यूड फॉर एरर नामक पुस्तक किसने लिखी है? कौन है इसके लेखक? ऑप्शंस है ए एडमंड हिलरी, बी तेंजिंग नोर्गे, सी बछेंद्री पाल या फिर डी जनको तबाई? विद ऑल दीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और फैक्ट्स आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आपको इससे बहुत लाभ मिला होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो से लाभ मिले और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना आप अवश्य याद रखिएगा। विद दिस आई सिंसियरली थैंक ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज सेशन विद अस। हैव अ ग्रेट डे।